राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है घर किसका। बहू, ये घर मेरा है और यही होगा जो मैं कहूँगी, समझी तुम। सरोज देवी ने गुस्से में चिल्लाकर जैसे ही ये कहा, रसोई में रखी स्टील की थाली जोर से पलटी और आंखें तरेर कर निधि की तरफ देखने लगी। तो निधि ने भी आज पहली बार बिना नजर झुकाए सीधे उनकी आंखों में देखते हुए धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, माँ जी, घर आपका है तो घर के कागज भी आपके नाम पे होंगे ना, या वो भी बस बोलने के लिए है। और इतना सुनते ही पूरे आंगन में जैसे सन्नाटा जम गया। राहुल, जो अभी तक मोबाइल पर कुछ देख रहा था, उसने घबराकर कहा, निधि प्लीज, तुम फिर से शुरू मत हो जाओ। लेकिन आज निधि रुकने वाली नहीं थी। उसने आंचल कमर में खोस लिया और बोली, मैं शुरू नहीं कर रही राहुल, मैं बस सच बोल रही हूँ। रोज रोज ये सुनकर कि ये घर उनका है, ये रसोई उनकी है, ये सामान उनका है, जैसे मैं भी किसी दिन किराए पर आई हूँ और कभी भी निकाल दी जाऊंगी। आज बस पूछ लिया तो इतना बुरा लग गया। सरोज देवी ने तिल मिलाकर कहा, हाँ पूछ लिया तो सुन भी ले। ये घर मेरे पति ने बनवाया था। मेरी मेहनत से एक एक ईंट जुड़ी है। तुम आई हो 4 साल पहले और हमें ही सिखाओगी कि घर किसका है। निधि ने तुरंत जवाब दिया, 4 साल पहले आई हूँ तो क्या 4 साल से काम भी कर रही हूँ। सुबह से रात तक रसोई, सफाई, सबकी दवाई, रिश्तेदारों की खातिरदारी, और जब कभी अपनी बात कहूँ तो याद दिला दी जाती है कि ये घर तुम्हारा नहीं है। इतने में नंद पूजा भी कमरे से निकलकर आ गई और हंसते हुए बोली, भाभी, आपको इतना ही बुरा लगता है तो अलग घर ले लो ना, भाई कमा ही रहे हैं। निधि ने उसकी तरफ देखा और कहा, अलग घर लेने की बात आप बहुत आसानी से कह देती हो पूजा, क्योंकि खर्च तो भाई ही उठाएंगे। लेकिन जो ये घर है जिसमें आप हक जताती हो, कभी सोचा है कि इसके कागज किसके नाम पर है। सरोज देवी का चेहरा एक पल को फीका पड़ा, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभालते हुए कहा, कागज मेरे पति के नाम के थे और अब राहुल के नाम हो जाएंगे। तुम्हें क्यों जानना है। निधि अंदर कमरे में गई, अलमारी खोली और एक फाइल लेकर बाहर निकल आई। उसने फाइल टेबल पर रखी और बोली, ये देख लीजिए माँ जी, 2 साल पहले जब पिताजी की तबीयत खराब हुई थी, तब आपने ही कहा था कि नाम ट्रांसफ़र करा दो ताकि बाद में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तब राहुल ने आपके कहने पर ही घर अपने नाम करवाया था और ये रजिस्ट्री की कॉपी है और इसमें साफ साफ लिखा है कि राहुल और उनकी पत्नी अब संयुक्त मालिक हैं इस घर की। पूजा चौंक कर बोली, क्या मतलब संयुक्त मालिक? भाभी, आपने कब साइन किए? निधि ने शांत आवाज में कहा, जिस दिन आपने सबने मिलकर कहा था कि घर की जिम्मेदारी अब हमारी है, उस दिन साइन भी करवाए गए थे। बस तब किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सबको लगा बहू तो घर की है। लेकिन आज जब रोज रोज मुझे एहसान जताया जाता है तो मुझे भी बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ कोई मेहमान नहीं हूँ, मालिक हूँ इस घर की। राहुल का चेहरा उतर चुका था। उसने धीमे से कहा, निधि, ये सब बात घर के अंदर ही रहने देती तो अच्छा था। निधि ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, घर के अंदर ही तो कह रही हूँ, बाहर तो नहीं चिल्ला रही। लेकिन कब तक चुप रहूं? हर छोटी बात पर माँ जी का ये कहना कि ये घर मेरा है, तुम बस रह रही हो जैसे मैं कोई बोझ हूँ। सरोज देवी की आवाज कांपने लगी, लेकिन गुस्सा कम नहीं हुआ। तो अब क्या चाहती हो?
हमें घर से निकाल दोगी? निधि ने तुरंत कहा, मैं किसी को निकालना नहीं चाहती, लेकिन मैं खुद को भी रोज रोज बेइज्जत नहीं कराना चाहती। या तो आप ये कहना बंद कर दीजिए कि ये घर सिर्फ आपका है, या फिर साफ कर दीजिए कि मुझे यहाँ रहना है या नहीं रहना है, तो मैं अपना सोच लूंगी। पूजा ने तंज कसते हुए कहा, भाभी, आपको तो बस बराबरी चाहिए। निधि ने तीखी नजर से देखा। हाँ, चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी बराबर है तो हक भी बराबर होगा। जब रिश्तेदार आते हैं तो मैं बहू हूँ, जब खर्चा देना होता है तो मैं इस घर की बहू हूँ, लेकिन जब बोलना होता है तो मैं बाहर वाली हो जाती हूँ। राहुल ने पहली बार थोड़ा सख्त होकर कहा, माँ, सच तो ये है कि घर मेरे नाम है और निधि भी मालिक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पर कोई एहसान है। सरोज देवी ने बेटे की तरफ देखा, जैसे उसे पहचान ही ना पा रही हो। तू भी अब बीवी की तरफ से बोलेगा? राहुल ने गहरी सांस ली। मैं किसी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ माँ, बस सच बोल रहा हूँ। अगर हर दिन ये सुनाया जाएगा कि घर तुम्हारा नहीं है तो बात बढ़ेगी ही। आंगन में खड़ी परुशन कमला भी दीवार के उस पार से झांक रही थी। माहौल इतना भारी था कि आवाजें बाहर तक जा रही थी। सरोज देवी ने धीमी लेकिन जहरीली आवाज में कहा, बहू, तुमने तो पहले से ही प्लान बना रखा था, कागज संभाल कर रखे थे ताकि एक दिन हमें दिखा सको। निधि की आंखें भर आई, लेकिन आवाज मजबूत थी। प्लान नहीं माजी, मजबूरी थी। जब पहली बार आपने कहा था कि अगर पसंद नहीं है तो अपने मायके चली जाओ, तभी समझ गई थी कि एक दिन मुझे अपने हक का सबूत देना ही पड़ेगा इस घर में। पूजा बोली, भाभी, आप तो ड्रामा कर रही हैं। निधि ने तेज स्वर में कहा, ड्रामा वो होता है पूजा, जब इंसान सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और करे। मैं तो सामने से बोल रही हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं इस घर पर कब्जा करना चाहती हूँ तो अभी वकील बुला लेते हैं, सारी बातें साफ कर लेते हैं। सरोज देवी को जैसे करंट लग गया। वकील बुलाओगी तुम, हमें कोर्ट कचहरी में घसीटोगी? निधि ने सिर हिलाया। नहीं माँ जी, मैं घर तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन रोज रोज टूटना भी नहीं चाहती। फैसला आज होना चाहिए। या तो ये घर हमारा है, जिसमें आप सबसे बड़ी हैं और हम सब साथ रहेंगे बिना ताने के, या फिर आप साफ साफ कह दीजिए कि मैं यहाँ सिर्फ सहन करने के लिए हूँ, कुछ भी बोलने के लिए नहीं। राहुल ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, बात इतनी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये मत कहा कीजिए कि घर तुम्हारा नहीं है और निधि कुछ नहीं है। सरोज देवी की आंखों में आंसू निकल आए। मैंने सारी उम्र इस घर के लिए खपा दी, अब बुढ़ापे में मुझे ही समझाया जा रहा है। निधि ने थोड़ा नर्म होकर कहा, मैं आपकी मेहनत का अपमान नहीं कर रही, मैं बस अपना अपमान बंद करवाना चाहती हूँ। कुछ पल चुप्पी रही, फिर सरोज देवी ने अचानक कहा, ठीक है, अगर इतना ही हक चाहिए तो आज से रसोई भी तुम्हारी, खर्चा भी तुम्हारा, हम अपने लिए अलग बना लेंगे। निधि ने तुरंत जवाब दिया, माँ जी, रसोई अलग करना समाधान नहीं है, वो तो दीवार खड़ी करना होगा। मैं दीवार नहीं चाहती, मैं बस सम्मान चाहती हूँ। पूजा ने कहा, भाभी, आप तो भाषण दे रही हैं। निधि ने थक कर कहा, भाषण नहीं पूजा, 4 साल की घुटन है। जब आपके रिश्तेदार आते हैं तो मुझे कह दिया जाता है कि ये काम कर दो
वो काम कर दो। लेकिन जब मैं कहूँ कि ये घर हमारा है तो सबको गलत लग जाता है। राहुल ने पहली बार दृढ़ आवाज में कहा, माँ अगर आज बात साफ नहीं हुई तो कल और बढ़ेगी। मैं नहीं चाहता कि निधि खुद को इस घर में पराया महसूस करे। सरोज देवी ने बेटे की तरफ देखा। तो क्या करूं मैं? अपने ही घर में बोलना छोड़ दूं? निधि ने कहा, बोलिए, डांटिए भी अगर गलती हो, लेकिन ये मत कहिए कि ये घर सिर्फ आपका है और मैं यहाँ दया पर रह रही हूँ। लंबी बहस के बाद आखिर सरोज देवी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, ठीक है, आज से मैं ये नहीं कहूँगी कि घर मेरा है, लेकिन तुम भी ये मत समझना कि मैं बेकार हो गई हूँ। निधि ने तुरंत उसके पास जाकर कहा, मैंने कब कहा कि आप बेकार हैं? आप इस घर की जड़ हैं, लेकिन जड़ अगर शाखा को ही काटने लगे तो पेड़ कैसे बचेगा? पूजा ने धीरे से कहा, भाई मुझे तो लग रहा है मामला हाथ से निकल गया था। राहुल ने गहरी सांस लेकर कहा, निकल ही गया था। अगर आज कागज नहीं निकलते तो शायद आज हाथों से रिश्ते निकल जाते। शाम तक घर में अजीब सी चुप्पी रही, लेकिन रात को खाना खाते वक्त सरोज देवी ने पहली बार खुद ही कहा, निधि, दाल में नमक थोड़ा कम है। और फिर तुरंत जोड़ा, लेकिन चलो ठीक है, अगली बार ध्यान रखना। ये वही वाक्य था जिसमें पहली बार ताना नहीं था, सिर्फ साधारण शिकायत थी। निधि ने मुस्कुराकर कहा, जी माँ जी, और उसकी आंखों में अब राहत थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन सुबह फिर छोटी सी बात पर सरोज देवी का पुराना लहजा लौट आया। हमारे घर में ऐसा नहीं होता। निधि ने तुरंत कहा, हमारे घर में माँ जी, सिर्फ आपके नहीं। और इस बार सरोज देवी ने उसे घूरा जरूर, लेकिन चुप रही, कुछ कह नहीं पाई। 3 दिन तक माहौल खींचा रहा। फिर रविवार को राहुल ने सबको बैठाकर कहा, आज से घर के खर्चे, फैसले और जिम्मेदारियां सब लिखित में तय होंगे, ताकि किसी को ये न लगे कि वो कम या ज़्यादा है। पूजा ने हंसकर कहा, भाई तुम तो सच में वकील बन गए। राहुल ने कहा, अगर पहले साफ कर लेते तो आज बात यहाँ तक नहीं आती। कागज पर लिखते वक्त जब सरोज देवी ने अपना नाम सबसे ऊपर लिखा और उसके नीचे राहुल और निधि का नाम देखा तो उनके हाथ हल्के से कांपे, लेकिन उन्होंने साइन कर दिए, जैसे मन ही मन मान लिया हो कि वक्त बदल गया है और अब अधिकार सिर्फ उम्र से नहीं, जिम्मेदारी से भी तय होगा। रात को अपने कमरे में सरोज देवी ने पूजा से कहा, शायद मैं डर गई थी कि कहीं मेरा ही घर मुझसे छिन न जाए। पूजा ने धीरे से कहा, माँ, घर छिनता नहीं है, बस बांटा जाता है। अगर बाहर आंगन में निधि खड़ी थी, उसने सब सुन लिया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर जीत नहीं थी, बस सुकून था। कुछ हफ्तों बाद रिश्तेदार आए तो सरोज देवी ने खुद कहा, ये घर हम सबका है। और उस एक वाक्य ने 4 साल की करवाहट पर जैसे मरहम रख दिया हो। आखिर में निधि ने राहुल से कहा, मैंने घर नहीं मांगा था, बस अपना होना मांगा था। राहुल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, और आज से किसी को ये याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तुम इस घर की मालकिन हो, क्योंकि अब ये बात कागज़ पर नहीं, दिल में लिखी है। उस दिन के बाद कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ये घर सिर्फ मेरा है, क्योंकि सब समझ गए थे कि
घर ईंटों से नहीं, बराबरी से बनता है, और अगर सम्मान ना हो तो सबसे मजबूत दीवार भी एक दिन दरक जाती है। फैसला यही हुआ कि इस घर में कोई अकेला मालिक नहीं होगा। जो भी रहेगा सम्मान से रहेगा, और अगर कभी फिर किसी ने किसी को पराया कहा तो वही कागज फिर टेबल पर रख दिए जाएंगे। लेकिन उम्मीद है अब उसकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जहाँ सम्मान और बराबरी नहीं होता, वहाँ अपना ही घर भी पराया लगने लगता है। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।